दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 337 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो टोटल आपके 10,110 सवाल तैयार हो जाएंगे। देखिए इसी क्लास में बहुत लंबी ये सीरीज चली है। 300 दिनों से दोस्तों लगातार हम एक नए टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से करते हुए पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, पूरी मिडावल हिस्ट्री, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 5 विषय आपको डिटेल में पढ़ाए जा चुके हैं। आज छठे विषय की शुरुआत हो चुकी है और छठे विषय का दोस्तों आज हमारा 7वां लेक्चर है। 331 नंबर से ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी क्लास। तो आज हमारा 7वां लेक्चर है। जो मैंने आज टॉपिक चूज किया है, ये टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश के बारे में। और उसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश और ट्रांस हिमालय से संबंधित बहुत सारे सवाल देखेंगे। आज तो यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से संबंधित सवालों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर पर आपकी तैयारी कितनी बेहतर बन पाई है। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं। अगर आपका कोई विषय कमजोर है तो आप एक बार एक विषय को पढ़िए और इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि दोबारा भारत में कोई भी एग्जाम होगा आप इन विषय में कभी चूकेंगे नहीं। ये हमारा वादा है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे सवालों को और इत्मीनान से पढ़िए और जवाब दीजिए, ठीक है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इन सभी सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। अगर इसके जवाब आपको नहीं पता है इसका मतलब कहीं ना कहीं विषय पर आपकी तैयारी हुई नहीं है, ज्योग्राफी विषय पर आप कमजोर हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार सवाल दिए गए हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। तो सवाल दे रहा दोस्तों कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। कब हुआ ये मुद्दा नहीं है, कब हुआ है तो बच्चा बच्चा जानता है कि टर्सरी युग में दोस्तों हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, जिसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। अभी पूछ रहा है दोस्तों कैसे हुआ है, तो याद रखिएगा 2 प्लेटों के टकराने की वजह से हुआ है, ठीक है। कौन कौन सी प्लेट टकरा गई, तो दोस्तों आपको पता होगा कि पहले जब सारे महाद्वीप एक थे तब उसे पैंजिया कहा जाता था। उसके चारों तरफ के महासागर को पैंथालासा कहा जाता था। कार्बोनिफेरस पीरियड में दोस्तों यह पूरा का पूरा द्वीप 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तर वाले हिस्से को अंगारा लैंड नाम दिया गया, दक्षिण वाले हिस्से को गोंडवाना लैंड नाम दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे यहीं पर दोस्तों आप याद रखेंगे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये 2 भागों में जो विभाजित हुआ था, इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों टेथिस सागर था। और एक चीज और याद रखेगा, अंगारा लैंड के अंतर्गत दोस्तों यूरेशियाई प्लेट आती थी। क्या आती थी? यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। इसके अंतर्गत यूरेशियाई प्लेट आती थी। और गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दोस्तों भारतीय प्लेट आती थी। क्या आती थी? भारतीय प्लेट आती थी। प्लेट मतलब कुछ और नहीं, प्लेट मतलब बड़े बड़े महाद्वीपों का भूखंड जो है उसी को प्लेट कहा जा रहा है। और इन्हीं दोनों के बीच में दोस्तों टेथिस सागर हुआ करता था। या आप कह सकते हैं कि इन दोनों के टकराने के एक मिनट, हाँ, इन दोनों के टकराने की वजह से देखिए पहले तो दोनों अलग हुए, ठीक है। पहले क्या हुए दोनों? पहले ये दोनों अलग हुए, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, मैं समझा रहा हूं। पहले ये दोनों अलग हुए, दोनों प्लेटें अलग अलग हो गई। जब अलग अलग हो गया तो बीच में एक समुद्र आ गया, उसका नाम दिया गया टेथिस सागर। धीरे धीरे दोस्तों उस टेथिस सागर में मलबा भरता गया और अंदर हो गया दबाव। जब दबाव बना, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई गहरा स्थान है, यहां दबाव बनेगा तो आसपास की प्लेटें नजदीक आएंगी और एक समय ऐसा आएगा जब टकरा जाएंगी, ठीक है। तो उनके टकराने की वजह से दोस्तों किसका निर्माण हुआ है? याद रखेंगे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छा सवाल, इसको ध्यान रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। विवर्तनिकी सिद्धांत कुछ और नहीं है, इसी को हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। कह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय उत्पत्ति का कारण क्या माना गया है? हिमालय की उत्पत्ति का क्या कारण माना गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, अगर आप थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो थ्योरी के अनुसार यह माना गया है टेथिस सागर में मलबे के जमाव के कारण, ठीक है। पहले टेथिस सागर में धीरे धीरे मलबा जमा और उस मलबे से दोस्तों जमाव से जो दबाव उत्पन्न हुआ, ठीक है। उस दबाव से दोस्तों किसका निर्माण हुआ? उसी दबाव से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ऐसा कहती है, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, कह रहा हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ दोस्तों? ये तो हम पीछे बता चुके हैं। हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ दोस्तों? यह टर्शियरी युग में हुआ। कब हुआ है? हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ है? यह टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ है। तो ये सवाल भी आप याद रखिएगा। समझ में आ रहा है ना? आएगा सब समझ में, पहले आप ध्यान से पढ़िए। कह रहा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन दोस्तों कौन कौन सा माना जाता है? तो याद रखिएगा, हिमालय का जब प्रादेशिक विभाजन करेंगे तो इसके कुल 4 विभाजन होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला होता है दोस्तों पंजाब हिमालय। क्या है? कौन सा हिमालय है? पहला कश्मीर हिमालय मत कीजिएगा, पंजाब हिमालय कीजिएगा। पंजाब हिमालय के बाद दोस्तों दूसरा नंबर आता है कुमाऊं हिमालय। तीसरा नंबर आता है दोस्तों नेपाल हिमालय। और चौथा नंबर आता है असम हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय और चौथा नंबर आता है असम हिमालय का। ठीक है, ये दोस्तों इसे कुल 4 खंडों में बांटा गया है। ये दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। ठीक है, सिडनी साहब ने दोस्तों इसका प्रादेशिक विभाजन किया था। किसने किया था? सिडनी ने। किसने किया था दोस्तों? सिडनी ने इसका प्रादेशिक विभाजन किया था, इसलिए इनका नाम भी याद रखेगा। कह पंजाब हिमालय दोस्तों ये कहां से कहां तक विस्तृत है? और सिडनी साहब ने जो विभाजन किया, ये विभाजन दोस्तों उन्होंने नदियों के आधार पर किया था। किस आधार पर? उन्होंने यह विभाजन नदियों के आधार पर किया था। यह आप याद रखेंगे। अब उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर कौन कौन सी नदियों की बात हो रही है। तो याद रखेगा, जब पंजाब हिमालय की बात होगी तो पंजाब हिमालय जो फैला हुआ दोस्तों ये कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है? तो याद रखेगा, पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु नदी से लेकर के कहां तक? आपने नाम सुना है कभी सतलज नदी का? सतलज नदी का नाम सुना होगा ना? सतलज नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, अगर नदी की बात आए तो। लेकिन अगर कभी स्थान विशेष की बात आती तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे पंजाब हिमालय जो है ये कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ। कहां तक? कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक दोस्तों फैला हुआ। तब आप ये जवाब दीजिएगा। तो दोनों बातें आप याद रखें। हो सकता है कभी स्थान के हिसाब से पूछ दे, हो सकता है कभी नदी के हिसाब से पूछ ले, तो दोनों चीजें अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि कुमायूं हिमालय कहां तक विस्तृत है? ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कुमायूं हिमालय। तो देखिए सिंधु से सतलज तक आ गए हैं, अब हम सतलज से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो कुमायूं हिमालय है ये दोस्तों फैला है सतलज नदी से लेकर के ठीक है, सतलज नदी से लेकर के आपने काली नदी का नाम सुना है? नहीं सुना है ना? काली नदी तक दोस्तों ये फैला हुआ है। सतलज से लेकर काली नदी तक फैला हुआ है। इसके काली नदी के मध्य तक दोस्तों यह फैला हुआ है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही दोस्तों क्या आता है? ये बहुत सारे, जैसे आप गंगोत्री पढ़ते हैं, यमुनोत्री पढ़ते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब दोस्तों इसी के अंतर्गत आते हैं। या फिर जितने आप दून पढ़ते हैं, जितने आप जैसे देहरादून वगैरह हो गया, हरिद्वार वगैरह हो गया, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। फूलों की घाटी वगैरह जो पढ़ते हैं, ठीक है, उत्तराखंड में है ना फूलों की घाटी। ठीक है, कहां पर? चामोली डिस्ट्रिक्ट में। वो सब किसके अंतर्गत आता है? वो सभी के सभी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है नेपाल हिमालय दोस्तों कहां से कहां तक विस्तृत है? याद रखेगा, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है दोस्तों, इसे माउंट एवरेस्ट वगैरह, अगर हम यहाँ एवरेस्ट वगैरह की बात कर लें तो एवरेस्ट दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आता है। और हम लोग दोस्तों काली नदी तक आ चुके थे। तो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, कहां तक दोस्तों? तीस्ता नदी तक दोस्तों क्या विस्तृत है? यह नेपाल हिमालय विस्तृत है। ठीक है, और खास करके जो नेपाल हिमालय है ये दोस्तों केवल नेपाल में नहीं, नेपाल हिमालय दोस्तों ये सिक्किम तक विस्तृत है। ठीक है, कहां तक विस्तृत दोस्तों? इसमें सिक्किम भी आ जाता है, इसमें नेपाल भी आ जाता है। ठीक है, ये सभी स्थान दोस्तों इसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो भी याद रखेगा। अगला और आखिरी दे रहा दोस्तों असम हिमालय। असम हिमालय दोस्तों कहां विस्तृत है ये आपको बताना है। तो असम हिमालय दोस्तों तीस्ता नदी से
नदी से लेकर आपने दिहांग नदी का नाम सुना? दिहांग दोस्तों कोई और नदी नहीं है, दिहांग ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम क्या है? दिहांग है। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश के लोग क्या कहते हैं दोस्तों? अरुणाचल के लोग उसे दिहांग नाम से बुलाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, दिहांग कोई नई नदी नहीं है, ठीक है। दिहांग क्या दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र का ही दूसरा नाम है, इसे आप याद रखिएगा। तो असम हिमालय यहां तक विस्तृत है। कह कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर और कहां का दोस्तों? कुमायूं हिमालय के लिख रहा है। थोड़ी देर पहले हमने कहा कुमायूं हिमालय के अंतर्गत यमुनोत्री आता है, गंगोत्री आता है, जितने भी द्वार हैं, जितने भी दून हैं, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, अमरनाथ मत कीजिएगा, ठीक है। वो दोस्तों कश्मीर हिमालय एक छोटा सा पड़ता है, उसके अंतर्गत आता है, उसकी गिनती में यहां करते भी नहीं, क्योंकि ये जो विभाजन है नदियों के आधार पर है, पर्वतों के आधार पर नहीं है, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय का जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। कौन सी है दोस्तों? नंदा देवी जो पर्वत है, नंदा देवी जो चोटी है, ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो मोस्टली दोस्तों उत्तराखंड में है, ठीक है। मुख्यतः इसका विस्तार कहां तक है दोस्तों? मुख्यतः इसका विस्तार उत्तराखंड में ही है, ये आप याद रखें। जैसे आप पंजाब हिमालय पढ़े तो पंजाब हिमालय जम्मू कश्मीर से लेते हुए हिमाचल तक फैला, लेकिन अगर कुमायूं हिमालय की बात होगी तो ये केवल उत्तराखंड तक फैला हुआ, मोस्टली उत्तराखंड तक। और अगर आप नेपाल वाले में जाएंगे तो उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम तक को फैला हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पर आया जाए। करा गंगोत्री हिमनद ये किस हिमालय में अवस्थित है, ठीक है। तो चाहे गंगोत्री की बात कर दे, किसकी बात कर दे दोस्तों? चाहे गंगोत्री की बात कर दे, चाहे यमुनोत्री की बात कर दे, चाहे इसकी बात कर दे, फूलों की घाटी की बात कर दे, फूलों की घाटी की बात कर दे, चाहे जितने भी दून है उसकी बात कर दे, द्वार की बात कर दे, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? यह कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ जवाब हो जाएगा आपका कुमायूं हिमालय, आपका जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ठीक। अभी समझाया हूं, फिर से देख लिया। देखिए फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा चामोली जिला है, ठीक है। चामोली जिला। और राज्य क्या है दोस्तों? राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य में चामोली जिला पड़ता है, वहीं पर दोस्तों फूलों की घाटी स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो जो जवाब ये पूछना चाह रहा है वह दोस्तों कुमायूं हिमालय क्या हो जाएगा? कुमायूं हिमालय हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। आ रही बात समझ में? अगले सवाल पर आइए। करा हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग दोस्तों विद्यमान है, तो सर्वाधिक ऊंचा भाग है कौन सा दोस्तों? तो सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट है। कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर ऊंचा है। और ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? यह नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? यह सबसे ऊंची चोटी है ना, भारत ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। और एक किसके अंतर्गत आता है? यह नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। ये सब तो पढ़ना है भाई, ठीक है। बहुत आसान है भाई ज्योग्राफी, बहुत आसान। आप खाली मन से पढ़ने को तैयार रहिए। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिस पर हम लोग चर्चा नहीं करते। आप समय दीजिए, थोड़ा सा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। जितने शिद्दत से मैं वाली क्लास पढ़ा रहा हूं ना, इतने ही शिद्दत से दोस्तों पूरे के पूरे 336 लेक्चर मैंने पढ़ाया। एक बार भी अगर आपने देख लिया ना तो एक एक विषय पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है कि पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता दिखाई पड़ती है। अब मुझे खाली इतना बताइए, पश्चिम साइड में जैव विविधता ज्यादा या पूरब साइड में? तो सर्वाधिक, अगर आप हिमालय की बात करें, अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो पूर्वी साइड में पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता ये कहां पाई जाती है दोस्तों? यह पूर्वी हिस्से में दोस्तों सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। चाहे सुंदरबन ले लीजिए, चाहे आप उधर गारो खासी जयंतिया साइड चले जाए, पूर्वोत्तर भारत साइड से सबसे ज्यादा जैव विविधता वही नजर आता है। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आया, ये बताइए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस, ठीक है। जैव विविधता
विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है ये बताइए। मनाया जाता है हर साल 22 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, जैव विविधता शब्द आया तो मैं बता दिया। ऐसे भारत में अगर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट या जैव विविधता का केंद्र ढूंढेंगे तो पश्चिमी घाट मिलेगा, सुंदरबन मिलेगा, पश्चिमी घाट मिलेगा, पूर्वोत्तर भारत भी है, ठीक है, अंडमान निकोबार भी है, याद रखेंगे। करा हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दिया था? ठीक है, प्रादेशिक विभाजन कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। पहला था दोस्तों पंजाब हिमालय, कौन सा था? पंजाब हिमालय। दूसरा था कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तीसरा था नेपाल हिमालय और चौथा था असम हिमालय। यही था ना 4 विभाजन। और शुरू में मैंने सिडनी महोदय का नाम बताया था, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सिडनी। पूरा नाम था सिडनी बुर्राड। क्या नाम था? बुर्राड। याद होगा नहीं, फिलहाल लिख भी दे रहा हूं मैं, ठीक है। सिडनी बुर्राड, ठीक है। सिडनी बुर्राड याद रखेगा, इन्हीं के द्वारा दोस्तों। बुर्राड याद नहीं होगा, सिडनी आप याद रखो, ठीक है। सिडनी एक जगह भी है दोस्तों, कहां पर है सिडनी? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। करा हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता? सबसे ज्यादा जो हिमालय पर वर्षा होती है ये किस भाग से मिलता है? तो देखिए, अगर आप भारत का मैप इस तरह से बनाएंगे, गुजरात हो गया, ये दक्षिण भारत हो गया, इस तरह से आएंगे तो सबसे ज्यादा वर्षा दोस्तों इधर से होती है, ऐसे, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। क्या कह सकते हैं? दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से से दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। लोगों को लगता ऐसा है कि भाई हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर यहां म्यांमार में अराकान योमा पड़ता है, वहां तक फैला हुआ है, अलग बात है। लेकिन वर्षा की बात करेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा इसे प्राप्त होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए बहुत सारी किताबें लॉन्च की गई, ठीक है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारी किताबों को पढ़िए, ठीक है। और बहुत सारी किताबें, तो उसमें कुछ नई पुरानी किताबें भी हैं, बहुत सारी किताबें स्टॉक में अब बची नहीं हैं, ठीक है। तो बार बार उसको जो है नए प्रिंट के लिए भेजा जाता है, फिर आता रहता है। तो आप अगर कॉल करके आप देख लीजिए कौन कौन सी किताबें आप लायक हैं। हम बड़े शिद्दत से बहुत आराम से किताबें लिखते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से होलसेल में खरीद लिया, अपना मुहर ब्रांडिंग लगा के बेच दिया, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। यही काम करना होता तो अब तक इतनी किताब नहीं रहती, न जाने कितनी किताब हम निकाल दिए होते, ठीक है। लेकिन किताब क्या होता दोस्तों? मन से लिखना पड़ता, समय तो लगेगा, लेकिन अपने से लिखने का मजा अलग होगा, ठीक है। आगे करा हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हैं, कैसी नदियां दोस्तों? हिमालय से निकलने वाली नदियों को सतत वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतत वाहिनी। ये सतत वाहिनी क्या होता है दोस्तों? सतत वाहिनी का मतलब होता है 12 मासी नदियां, ठीक है। 12 मासी नदियां, यानी ऐसी नदियां जिनमें वर्ष भर पानी हो, हमेशा पानी रहता है। क्यों? ये नदियां हिमालय से निकलती हैं। हिमालय पे बहुत सारे ग्लेशियर हैं। सर कौन कौन से ग्लेशियर है? अगली क्लास में दोस्तों मैं बताऊंगा ग्लेशियर के बारे में, अभी पहले पढ़िए जो समझा रहा हूं आपको, ठीक है। बहुत सारे ग्लेशियर हैं जिसमें बाल्टोरा वगैरह का नाम आता है, सियाचिन ग्लेशियर का नाम आता है, बहुत सारे ग्लेशियर, मैं एक दो नहीं दसियों ग्लेशियर के बारे में बताऊंगा, उनकी अवस्थिति के बारे में बताऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, अभी समझिए। तो दोस्तों ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर दोस्तों मेन होता है गर्मी में पानी सूखता है, और गर्मी में जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ग्लेशियर उतना ज्यादा पिघलेगा और वहां से पानी निकलता रहता है, तो ये नदियां सूखती ही नहीं। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उन नदियों में पानी की कमी हो जाती है, एकदम कमी, सूखा पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं ये सतत वाहिनी होती हैं। करा तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है? तिब्बती हिमालय दोस्तों किसे कहा जाता है? तिब्बती हिमालय कुछ और नहीं है, जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है वही तिब्बती हिमालय, यहां कुछ अलग से नहीं है। जो ट्रांस हिमालय का जो सबसे उत्तरी हिस्सा है जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय ही क्या है दोस्तों? तिब्बती हिमालय है। एक जमाने में तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब तिब्बत बचा नहीं है, ठीक है। दलाई लामा वगैरह वहीं के थे ना। और एक बात और बता दूं दोस्तों, दलाई लामा किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पद का नाम है। वर्तमान में 14वें नंबर के दलाई लामा है, तेंजिंग यात्से उनका नाम है। दलाई लामा एक पद है, जो व्यक्ति उस पद पर बैठा हुआ है उनका नाम है तेंजिंग यात्से। क्या नाम है? तेंजिंग यात्से, 14वें नंबर के हैं। हो सकता है कि पुराना डेटा मुझे याद है, हो सकता है चेंज भी हो गए, मुझे थोड़ी सी जानकारी इस मामले में कम है, इसलिए आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं। तो तिब्बत एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, उस समय तिब्बत की राजधानी थी लासा। क्या राजधानी थी? लासा, ठीक है। पूर्व में राजधानी, ठीक है, पूर्व में इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? लासा इसकी राजधानी थी। लेकिन दोस्तों बाद में चीन ने कर दिया इस पर कब्जा,
अब तिब्बत बचा ही नहीं, ठीक है, खैर अलग बात है। तो यहाँ ट्रांस हिमालय आप याद रखेंगे, ये तिब्बती हिमालय का हिस्सा है। कह रहा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां सम्मिलित की जाती हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं? बहुत सारी आती हैं, जैसे लाइन से लिख लीजिए। एक तो दोस्तों काराकोरम श्रेणी का नाम आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं काराकोरम श्रेणी, ठीक है, वो भी दोस्तों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। एक दोस्तों लद्दाख श्रेणी का नाम आपने सुना होगा, लद्दाख श्रेणी का नाम सुना होगा, ये भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। एक दोस्तों जास्कर श्रेणी का नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये 2-3 श्रेणियां आप याद रखिएगा, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां हैं, ये आप याद रखिएगा। यहां तक पहुंच गए तो कैलाश श्रेणी भी लिख लीजिए, ठीक है, कैलाश मानसरोवर वाला, ठीक है, तो कैलाश श्रेणी भी याद रखिएगा। ये सभी श्रेणियां किससे संबंधित हैं? ट्रांस हिमालय से संबंधित हैं, इस तथ्य को याद रखिएगा, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे से समझते चलिए। करेक्ट, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना। हर बार माउंट एवरेस्ट जवाब नहीं होता है। अगर ट्रांस हिमालय की चोटी पूछ रहा दोस्तों, तो ट्रांस हिमालय में आप नंगा पर्वत बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? नंगा पर्वत बता, लेकिन ये तो पर्वत में आ गया। आपसे चोटी पूछा है ना, चोटी पूछा है तो आप बता दो केटू। केटू किसे कहते हैं दोस्तों? केटू नाम है गाडविन ऑस्टिन का। किसका नाम है? यह गाडविन ऑस्टिन का नाम है। और ये जो सबसे ऊंची चोटी है ये पड़ता है पीओके में। पीओके बोले तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। भारत और पीओके के बीच में जो रेखा है उसे एलओसी लाइन कहते हैं, एलओसी। क्या कहते हैं दोस्तों? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी रेखा, ठीक है। पीओके और भारत के बीच में ये लाइन है, ठीक है, किसके किसके बीच में है? ये लाइन जो है पीओके और भारत के मध्य दोस्तों एलओसी रेखा खींची गई है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली जो चोटी, सबसे तेज ढाल वाली जो चोटी, उसका नाम है राकापोसी। ये राकापोसी दोस्तों कहां पर स्थित है ये बताना है। तो राकापोसी और कहीं नहीं दोस्तों, राकापोसी भी ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राकापोसी किसका हिस्सा है? यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये तथ्य आप याद रखिएगा। अगला सवाल दे रहा है कि ट्रांस हिमालय में स्थित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? ठीक है, उच्च एशिया का रीढ़ किसे? ट्रांस हिमालय में स्थित है, एक पर्वत श्रेणी है और उसे एशिया के रीढ़ के रूप में जानते हैं। अब कई सारे बच्चे कहते हैं पामीर का पठार। अरे पामीर का पठार वो पठार है, वो पर्वत श्रेणी। यहां सीधा सीधा लिखा पर्वत श्रेणी, कहां पठार पे चले गए भैया? पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी नहीं। रीढ़ की हड्डी कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है किसे? काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है दोस्तों? रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आगे बात समझ में, बहुत ध्यान से पढ़िए एक एक चीज, ठीक है, एक एक चीज आराम से पढ़िए। अगला सवाल दे रहा है काराकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार दोस्तों कहां पर है? पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ छोड़िए, ये कहां तक दोस्तों? अब देखिए, अगर हम पश्चिम की तरफ देखें, दो चीजें हैं, ठीक है, एक तो पश्चिमी विस्तार पूछता है परीक्षा में, और एक दोस्तों क्या पूछ लेता है, थोड़ा दूर आइए तो एक दोस्तों पूर्वी विस्तार पूछ सकता है, ठीक है, पूर्वी विस्तार। तो पूर्वी विस्तार तो दोस्तों जम्मू कश्मीर तक है। कहां तक है दोस्तों? पूरब में या जम्मू कश्मीर तक है, ठीक है। और पश्चिम में दोस्तों कहां तक जाता है? तो पश्चिम में जाता है दोस्तों पाकिस्तान तक। कहां तक जाता है? पाकिस्तान तक, ठीक है। लेकिन और ऊपर जाएंगे दोस्तों तो यह जाता है पामीर की गांठ तक। कहां तक जाता है? पामीर की जो गांठ है दोस्तों, एक ऐसी गांठ है जहां से कई सारी पर्वत श्रेणियां निकलती, बहुत सारी। गांठ माने क्या होता है? किसी चीज को खींच के बांध देना। तो ये जो गांठ है ना, इस गांठ से कई सारी श्रेणियां निकली हैं, उनमें से काराकोरम श्रेणी भी है। तो जरा इसको भी याद रखेगा अच्छे से। काराकोरम श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है ये कहां तक है? अभी तो आपको बताया कि इसका पूर्वी विस्तार जम्मू कश्मीर तक है, लेकिन ये पूछ सकता है कि किस श्रेणी तक है। ठीक है, चलो मान गए सर जम्मू कश्मीर है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहां तक दोस्तों? तो याद रखेगा इसका पूर्वी विस्तार जो है दोस्तों ये कैलाश श्रेणी तक है। कहां तक दोस्तों? यह कैलाश श्रेणी तक है। उसी तरह से पश्चिमी विस्तार पाकिस्तान तक है, या फिर उसको और कहां तक बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं आप वहां पामीर की गांठ तक है, ठीक है। करेक्ट, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस संरचना द्वारा दोस्तों अलग होता है ये बताइए। तो हम पिछली क्लास में दोस्तों आपको बताया था, मैं इंडस तिब्बत सचर जोन के बारे में बताया था, याद आया आपको? सचर जोन के बारे में बताया था, ये वही अलग करता है। इंडस माने हो जाता है सिंधु,
तो सिंधु और तिब्बत सचर जोन जो है दोस्तों वही ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है, ठीक है। इसी तरह से मेन बाउंड्री फॉल्ट के बारे में बताया था, MBF के बारे में बताया था ना, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। भूल गए क्या पिछली वाली? अरे पीछे की क्लास भी देखा करो भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा। आगे दे रहा है कि ट्रांस हिमालय के किन श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है। जो सिंधु नदी दोस्तों ये किस श्रेणी से मध्य की बहती? तो ट्रांस हिमालय से है, ठीक है। और निकलती कहां से दोस्तों? ये मानसरोवर के पास से निकलती है। मानसरोवर झील के पास से ये निकलती, इसका उद्गम है। और बहती कहां पर दोस्तों? ये बहती, जो इसका जवाब है याद रखेगा, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य से गुजरती दोस्तों, ये इसका जवाब है, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पूछता सवाल अक्साई चीन के बारे में पूछ दिया। याद रखेगा भारत का वह हिस्सा जो चीन के कंट्रोल में है, वहां पर दोस्तों LAC लाइन खींची गई। क्या खींची गई? LAC। एक है LOC लाइन, उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और एक है LAC, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। याद रखेगा भारत का वह हिस्सा जो चीन के कब्जे में है उसे अक्साई चीन कहते हैं। करा अक्साई चीन किस श्रेणी में आता है? इसी अक्साई चीन जहां पर है वहीं पर दोस्तों एक झील है जहां पर वो 3 इडियट वाली मूवी का शूटिंग हुआ था। क्या नाम है? कौन सी झील है वहां पर? पोंगोत्सो झील ना। तो याद रखेगा यहां पर लद्दाख श्रेणी याद रखेंगे, ठीक है। लद्दाख श्रेणी में अवस्थित याद रखेगा। और यहीं पर दोस्तों कौन सी झील है? एक झील है, बड़ी पॉपुलर है, ठीक है। एक तरह से बॉर्डर लाइन है वो, उसका नाम है पोंगोत्सो। कौन सी झील है? पोंगोत्सो। ये 3 इडियट मूवी देखा है आपने? 3 इडियट, ठीक है। 3 इडियट मूवी देखा है। तो लास्ट में दोस्तों क्या नाम था उसका? आमिर खान का नाम क्या रहता है बताइए? भूल गया मैं, बहुत दिन हो गया देखे, ठीक है। फुनसुक वांगड़ू, तो याद रखेगा वो इसी झील के पास जाता है जहां स्कूटर रखा रहता है, करीना से मिलता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी? अभी आपने पढ़ा कि अक्साई चीन वगैरह सब इसे लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी पीछे मैंने बताया, उसका नाम था राकापोशी। क्या नाम था दोस्तों? राकापोशी। राकापोशी वह चोटी है जो तीव्र ढाल वाली है। क्या है दोस्तों? तीव्र ढाल वाली चोटी। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटियों में से एक है दोस्तों राकापोशी, वो लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेगा। अगले सवाल पर आइए, करा जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जास्कर की, लद्दाख की तो बात छोड़ दिया, करा जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जास्कर में ही दोस्तों नंगा पर्वत पड़ता है, ठीक है। नंगा पर्वत इतना खतरनाक पर्वत है कि इस पर कोई पेड़ पौधा भी नहीं है, एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़ा है, कोई आज तक चढ़ ही नहीं पाया। जैसे कोई कैलाश पर नहीं जा पाया, उसी तरह से नंगा पर्वत पे भी कोई नहीं चढ़ पाता। आप एक बार इमेज देखिए, समझ में आएगा। करा भारत की सबसे गहरी गार्ज दोस्तों कौन सी है? ठीक है, गार्ज माने जानते क्या होता है? गार्ज माने क्या होता है दोस्तों? गार्ज माने होता है बहुत गहरा स्थान है, ठीक है। नदियों का जल जब किसी पहाड़ी पर बहुत ऊंचे से गिरता है तो उसके अंदर इतना वेग होता है कि जहां गिरता है ना धरती तोड़ देता है, चट्टानों को तोड़ देता है। तो वहां एक गहरे गार्ज का निर्माण हो जाता है और इतना गहरा वो गार्ज होता है, एक तरह से कह सकते हैं भयानक, ठीक है। उसका नाम है दोस्तों बुंजी गार्ज। क्या नाम दोस्तों? बुंजी गार्ज उसका नाम है। और ये किसके अंतर्गत आता है? यह भी दोस्तों लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है। किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये बुंजी जो गार्ज है ये लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है। कितना गहरा है? तो याद रखेगा इसका गहराई है 5200 मीटर, ठीक है। और दुनिया में सबसे गहरा कौन सा गर्त है दोस्तों? तो दुनिया में सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त कितना गहरा दोस्तों? तो 11022 मीटर, ठीक है। 11022 मीटर, जितना ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की उससे कहीं ज्यादा गहरा है। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से आगे बढ़िए। काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जाना जाता है? वही काराकोरम है जो पामीर की गांठ से शुरू होता है और इसे कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? इसे कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। कृष्णागिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, कुछ अलग नहीं है। काराकोरम को ही कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। मुझे पता है इसका जवाब भी आपको नहीं पता होगा, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे तो हमेशा आपको सीखने को, पढ़ने के लिए कुछ नया मिलता रहेगा और ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूरे 1 महीना दोस्तों आपका वैकेशन हुआ, छुट्टी हुआ, ठीक है। इस बीच हमें ऑफिस भी शिफ्ट करना था, हमने उसी वजह से मैं बिजी था, कर नहीं पा रहा था क्लास, ठीक है। लेकिन अब आपकी क्लास एक बार स्टार्ट हो गई है, धुआंधार क्लास चलती रहेगी, मजे से दोस्तों आप क्लास लेते रहे। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए उनके नोट्स हैं, बाकी किताब खरीदेंगे तो बाई पोस्ट आपके घर जाती है, ये नोट्स आपके घर नहीं जाती, इसे डाउनलोड करके आपको खुद से प्रिंट कराना पड़ता है, ये अपने ध्यान में रखिएगा। बाकी कोर्सेज हैं, यूट्यूब पर क्लास चली रही है, अगर जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्क्रीनशॉट मत लिया करिए, मैं सीधे सीधे पीडीएफ दे देता हूँ आप सभी को। जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो पूरा दिलो दिमाग से आप क्लास को समझिए, सीखिए कि मैं आपको क्या सिखाने आया हूँ, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा वेबसाइट है या फिर स्टडी 91 का एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो सेशन आज कहीं समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।